पीरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं जो सभी उपकरणों पर लागू होते हैं। सही मरीज और ऑपरेटर की स्थिति, पर्याप्त रोशनी और रिट्रैक्शन के साथ तेज उपकरण सबसे जरूरी हैं। इन मूलभूत बातों का पालन करने से उपचार की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों बढ़ती है। वीडियो की शुरुआत में हम इन सिद्धांतों को समझेंगे ताकि आगे के सभी चरणों में इनका सही उपयोग। पीरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन के सिद्धांतों में एक्सेसिबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेशन, विजिबिलिटी, इल्यूमिनेशन, रिट्रैक्शन, इंस्ट्रूमेंट की स्थिति और स्टेबलाइजेशन, शार्पनेस और क्लीन फील शामिल हैं। इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उपचार प्रभावी और सुरक्षित हो। हर एक सिद्धांत का अपना महत्व है और आगे हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है मरीज और ऑपरेटर की सही स्थिति जिससे उपचार क्षेत्र तक अधिकतम पहुंच मिल सके। यदि एक्सेसिबिलिटी सही नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में बाधा आती है, ऑपरेटर जल्दी थक जाता है और उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। मरीज को सुपाइन पोजीशन में रखना चाहिए और ऑपरेटर को तटस्थ बैठने की स्थिति अपनानी चाहिए। ऑपरेटर को बैठते समय अपने फोरआर्म्स को फर्श के समानांतर रखना चाहिए। वजन समान रूप से वितरित होना चाहिए और जांघें भी फर्श के समानांतर होनी चाहिए। हिप का कोण 90 होना चाहिए और सीट की ऊंचाई इतनी हो कि पैरों की एड़ी फर्श पर टिकी रहे। क्लॉक पोजीशन 9:00 से 12:00 के बीच काम करते समय पैरों को फैलाकर ट्राइपॉड स्थिति बनानी चाहिए। मरीज को सुपाइन पोजीशन में रखना चाहिए जिससे उसका मुंह ऑपरेटर की आरामदायक कोहनी के पास हो। इससे ऑपरेटर को उपचार क्षेत्र तक आसानी से पहुंच मिलती है और थकान कम होती है। मरीज की एड़ी नाक की टिप से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और चेयर की बैक मैक्सिलरी क्षेत्र के लिए फर्श के समानांतर होनी चाहिए। ऑपरेटर की गर्दन को 0 से 15 डिग्री तक झुकाना चाहिए जिससे आंखों से उपचार क्षेत्र तक सीधी लाइन बन सके। सिर को बहुत आगे या एक तरफ झुकाना नहीं चाहिए। मरीज के सिर को हेडरेस्ट के ऊपरी किनारे के साथ बराबर रखना चाहिए। मैक्सिलरी क्षेत्र के लिए चिन अप और मंडिबुलर क्षेत्र के लिए चिन डाउन पोजीशन अपनाएं। ऑपरेटर की पीठ को 0-20 डिग्री तक झुकाना चाहिए जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधे फर्श के समानांतर और वजन समान रूप से वितरित होना चाहिए। कंधों को कान की ओर उठाना या आगे झुकाना नहीं चाहिए। सही स्थिति से उपचार में स्थिरता और आराम मिलता है। ऑपरेटर की ऊपरी बांह शरीर के लंबवत अक्ष के समानांतर होनी चाहिए और कोहनी कमर के स्तर पर थोड़ी दूर रखनी चाहिए। कोहनी को शरीर से 20 डिग्री से ज्यादा दूर या कमर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। फोरआर्म्स को फर्श के समानांतर रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कोहनी से ऊपर या नीचे करना चाहिए। हाथ की छोटी उंगली की तरफ की हथेली अंगूठे की तरफ से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। कलाई को फोरआर्म के साथ सीध में रखना चाहिए। हथेली को फर्श के समानांतर नहीं घुमाना चाहिए और हाथ या कलाई को ऊपर या नीचे नहीं मोड़ना चाहिए। इससे उपचार के दौरान स्थिरता और नियंत्रण मिलता है। अगर हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तो उसे मरीज की गर्दन और सिर को शरीर के साथ सीध में रखने के लिए ऊपर या नीचे करना चाहिए। सिर की सही स्थिति से ऑपरेटर को उपचार क्षेत्र तक आसानी से पहुंच मिलती है और थकान कम होती है। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्लिनिशियन के लिए क्लॉक पोजीशन अलग होती है। राइट हैंडेड के लिए 7, 9, 10, 11 और 12 बजे की पोजीशन होती है जबकि लेफ्ट हैंडेड के लिए 5, 3, 2, 10 और 12 बजे की पोजीशन होती है। इससे उपचार क्षेत्र तक सही पहुंच मिलती है। मैक्सिलरी क्षेत्र के लिए मरीज का सिर न्यूट्रल पोजीशन में और चिन अप होना चाहिए। मंडिबुलर क्षेत्र के लिए सिर को नीचे झुकाकर चिन डाउन पोजीशन में रखना चाहिए। इससे उपचार क्षेत्र तक सही पहुंच और विजिबिलिटी मिलती है। सीधे देखने और सीधे रोशनी के साथ उपचार करना सबसे अच्छा होता है। अगर यह संभव नहीं है तो इनडायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट विजन का उपयोग करें। डेंटल मिरर का उपयोग करके उपचार क्षेत्र को देखना और रोशनी देना आसान होता है। डेंटल मिरर एक हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सतह होती है। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं: फ्रंट सरफेस, कंकेव सरफेस और प्लेन सरफेस। फ्रंट सरफेस साफ
और स्पष्ट इमेज देती है। कंकेव सरफेस इमेज को बड़ा दिखाती है, जबकि प्लेन सरफेस डबल इमेज देती है। डेंटल मिरर का उपयोग इनडायरेक्ट विजन, रिट्रैक्शन, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन और ट्रांसइल्यूमिनेशन के लिए किया जाता है। ट्रांसइल्यूमिनेशन में मिरर से लाइट को दांत के आर पार भेजा जाता है, जिससे दांत चमकता है। यह तकनीक खासकर आगे के दांतों में प्रभावी होती है। मंडिबुलर दांतों के लिए डेंटल लाइट को मरीज के सिर के ठीक ऊपर रखना चाहिए, जिससे लाइट सीधे मुंह में जाए। मैक्सिलरी दांतों के लिए लाइट को मरीज के छाती के ऊपर रखकर लाइट को एंगल पर मुंह में भेजना चाहिए। लाइट की सही स्थिति से उपचार क्षेत्र में विजिबिलिटी और इल्यूमिनेशन बढ़ता है। रिट्रैक्शन से विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और इल्यूमिनेशन मिलता है। मिरर का उपयोग गाल को हटाने के लिए, नॉन ऑपरेटिंग हाथ की उंगलियों से होंठ हटाने और मिरर हैंडल से मुंह के कोने को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। रिट्रैक्शन के दौरान मुंह के कोनों को चोट से बचाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से पहले सभी उपकरणों को साफ, स्टरलाइज और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ब्लेड वाले उपकरणों के सिरों को तेज रखना जरूरी है। तेज उपकरण से कैलकुलस हटाना आसान होता है, स्ट्रोक कंट्रोल बेहतर होता है, मरीज को आराम मिलता है और ऑपरेटर की थकान कम होती है। सही विजिबिलिटी, इल्यूमिनेशन और रिट्रैक्शन के बावजूद अगर ऑपरेटिव फील्ड में सलाइवा, खून या डेब्रिस है तो उपचार में बाधा आती है। इसके लिए सलाइवा इजेक्टर या एस्पिरेटर का उपयोग करें। खून और डेब्रिस को सक्शन या गॉज से हटाएं और फील्ड को पानी से फ्लश करें। इंस्ट्रूमेंट और हाथ की स्थिरता नियंत्रित इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जरूरी है। स्थिरता और नियंत्रण से मरीज और ऑपरेटर दोनों की सुरक्षा होती है। स्थिरता के दो मुख्य कारक हैं, इंस्ट्रूमेंट ग्रास्प और फिंगर रेस। सही ग्रास्प से इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट का नियंत्रण मिलता है। सबसे प्रभावी और स्थिर ग्रास्प मॉडिफाइड पेन ग्रास्प है, जिससे इंस्ट्रूमेंट के सिर का नियंत्रण और टैक्टाइल संवेदनशीलता बढ़ती है। पाम और थंब ग्रास्प शार्पनिंग और एयर स्लैश वाटर सिरिंज के लिए उपयोगी है। फिंगर रेस्ट से हाथ और इंस्ट्रूमेंट को स्थिरता मिलती है। रिंग फिंगर को फिंगर रेस्ट के रूप में उपयोग करना चाहिए, जिससे नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ती है। फिंगर रेस्ट दो प्रकार के होते हैं, इंट्राओरल और एक्स्ट्राओरल। इंट्राओरल फिंगर रेस्ट में फिंगर को उपचार क्षेत्र के पास स्थिर दांत पर रखा जाता है। इससे सबसे अधिक स्थिरता, टैक्टाइल ट्रांसफर और स्ट्रोक कंट्रोल मिलता है। यह तकनीक गहरे पॉकेट्स में उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। एडवांस्ड इंट्राओरल फिंगर रेस्ट में मॉडिफाइड पेन ग्रास्प और स्टैंडर्ड फिंगर रेस्ट को मिलाकर उपयोग किया जाता है। यह मैक्सिलरी दांतों में गहरे पॉकेट्स तक पहुंचने और स्ट्रोक कंट्रोल के लिए उपयोगी है। इसमें अधिक मसल कंट्रोल की जरूरत होती है। पिग्गीबैक्ड फुलक्रुम में मिडल फिंगर को रिंग फिंगर के ऊपर रखा जाता है। इससे मंडिबुलर पोस्टीरियर क्षेत्र में पहुंच बढ़ती है और पूरा हाथ एक यूनिट की तरह काम करता है। सीमित मुंह खोलने वाले मरीजों में यह तकनीक उपयोग नहीं की जा सकती। क्रॉस आर्च फुलक्रुम में रिंग फिंगर को आर्च के विपरीत दांत पर रखा जाता है, जिससे लिंगुअल क्षेत्र में पहुंच बढ़ती है। ओपोजिट आर्च फुलक्रुम में रिंग फिंगर को विपरीत आर्च पर रखा जाता है, जिससे गहरे पॉकेट्स तक पहुंच मिलती है। दोनों में टैक्टाइल संवेदनशीलता कम हो जाती है। फिंगर ऑन फिंगर फुलक्रुम में रिंग फिंगर को इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखा जाता है। इससे फुलक्रुम फिंगर को स्थिरता मिलती है और गहरे पॉकेट्स तक पहुंच आसान होती है। इसमें नॉन डोमिनेंट हाथ का उपयोग रिट्रैक्शन या मिरर के लिए नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्राओरल फुलक्रुम मैक्सिलरी पोस्टीरियर दांतों के कुछ क्षेत्रों में उपयोगी है। नकल रेस्ट या पाम अप तकनीक में क्लिनिशियन नकल को मरीज की ठुड्डी या गाल पर रखता है। चिन अप या पाम डाउन तकनीक में क्लिनिशियन हाथ की हथेली से ठुड्डी को पकड़ता है। इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेशन में एडाप्टेशन, एंगुलेशन, लैटरल प्रेशर और स्ट्रोक शामिल हैं। एडाप्टेशन में इंस्ट्रूमेंट के सिर को दांत की सतह के साथ सही तरीके से रखना जरूरी है।
एंगुलेशन में ब्लेड के फेस और दांत की सतह के बीच का कोण 0-40 इंसर्शन और 45-90 कैलकुलस हटाने होना चाहिए। लैटरल प्रेशर वह दबाव है जो इंस्ट्रूमेंट के कटिंग एज को दांत की सतह पर लगाया जाता है। दबाव प्रक्रिया के अनुसार हल्का, मध्यम या मजबूत हो सकता है। सही दबाव से कैलकुलस पूरी तरह हटता है और दांत की सतह को नुकसान नहीं होता। पीरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं: प्लेसमेंट स्ट्रोक, एक्सप्लोरेटरी स्ट्रोक, स्केलिंग स्ट्रोक और रूट प्लानिंग स्ट्रोक। स्ट्रोक्स की दिशा वर्टिकल, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल हो सकती है। हर स्ट्रोक का अपना उद्देश्य और तकनीक होती है। पीरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोब्स, एक्सप्लोरर्स, स्केलर्स, क्यूरेट्स, क्लीनिंग और पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना उद्देश्य और तकनीक होती है। सही इंस्ट्रूमेंट का चयन उपचार की सफलता के लिए जरूरी है। स्केलिंग में प्लाक और कैलकुलस को दांत की सतह से हटाया जाता है, जबकि रूट प्लानिंग में दांत की जड़ से शेष कैलकुलस और सीमेंटम को हटाकर सतह को चिकना और साफ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जिंजिवल स्वास्थ्य को बहाल करना है। क्यूरेट्स 2 प्रकार के होते हैं: यूनिवर्सल और ग्रेसी यूनिवर्सल। क्यूरेट्स के सिरों को सभी दांतों की सतह पर उपयोग किया जा सकता है। ग्रेसी क्यूरेट्स में ब्लेड का चयन और शैंक की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सही फिंगर रेस्ट और ग्रास्प से स्ट्रोक कंट्रोल और टैक्टाइल संवेदनशीलता बढ़ती है। यूनिवर्सल क्यूरेट्स के सिरों को सभी दांतों की सतह पर उपयोग किया जा सकता है। एक सिर मैजियल सतह पर और दूसरा डिस्टल सतह पर उपयोग होता है। दबाव को कटिंग एज के निचले हिस्से पर केंद्रित करना चाहिए और स्ट्रोक्स को समान रूप से वितरित करना चाहिए। ग्रेसी क्यूरेट्स में ब्लेड का चयन और शैंक की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। शैंक को दांत की सतह के समानांतर रखना चाहिए और कटिंग एज को कैलकुलस हटाने के लिए उपयोग करना चाहिए। फिंगर रेस्ट और ग्रास्प से स्ट्रोक कंट्रोल और टैक्टाइल संवेदनशीलता बढ़ती है। सुप्राजिंगिवल स्केलिंग में कैलकुलस को दांत की सतह से हटाया जाता है। इसमें सिकल, क्यूरेट्स और अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होता है। इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाइड पेन ग्रास्प से पकड़कर फिंगर रेस्ट के साथ ब्लेड को सतह पर 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगुलेशन पर रखना चाहिए। इंटरप्रोक्सिमल स्केलिंग में कैलकुलस को दोनों दांतों के बीच से हटाना होता है। इसमें फिंगर रेस्ट को सही जगह पर रखना और इंस्ट्रूमेंट को दोनों लैबियल और लिंगुअल सतहों पर एक साथ उपयोग करना चाहिए। इससे कैलकुलस पूरी तरह हटता है। सबजिंगिवल कैलकुलस आमतौर पर अधिक कठोर और जड़ की अनियमितताओं में फंसा होता है। क्यूरेट्स का उपयोग करके मॉडिफाइड पेन ग्रास्प और फिंगर रेस्ट के साथ सही एंगुलेशन और स्ट्रोक से कैलकुलस हटाया जाता है। रूट प्लानिंग में हल्के स्ट्रोक से सतह को चिकना किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन जोन वह क्षेत्र है जहां कैलकुलस या बदला हुआ सीमेंटम पाया जाता है। स्केलिंग और रूट प्लानिंग स्ट्रोक्स को इसी क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए। अंतिम मूल्यांकन सतह की चिकनाई और टिश्यू रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स पानी से ठंडे किए गए टिप के साथ उच्च फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। ये सुप्राजिंगिवल और सबजिंगिवल कैलकुलस, प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने के लिए उपयोग होते हैं। अल्ट्रासोनिक यूनिट्स 2 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव और पाइजोइलेक्ट्रिक। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के टिप को पानी से ठंडा रखना जरूरी है जिससे ओवरहीटिंग न हो। ये टिप्स दांत की सतह पर हल्के स्ट्रोक्स के साथ उपयोग किए जाते हैं। पानी के स्प्रे से कैलकुलस, डेब्रिस और प्लाक फ्लश होता है और विजिबिलिटी बढ़ती है। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स से कम सीमेंटम हटता है जिससे सतह अधिक सुरक्षित रहती है। पानी के स्प्रे से कैलकुलस, डेब्रिस और प्लाक फ्लश होता है। एंडोटॉक्सिन हटाने और एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव भी मिलता है। डेंटल प्रक्रियाओं में एरोसोल्स बनते हैं जिनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म, खून, सलाइवा और डेब्रिस होते हैं। मरीज को उपचार से पहले एंटीमाइक्रोबियल
सॉल्यूशन से कुल्ला करना चाहिए। लमिनार एयरफ्लो सिस्टम से हवा को फिल्टर करना चाहिए। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कुछ मरीजों में नहीं करना चाहिए, जैसे कार्डियक पेसमेकर, संक्रामक रोग, श्वसन समस्या, कमजोर गाग रिफ्लेक्स, पोर्सिलेन क्राउन, टाइटेनियम इम्प्लांट, डेमिनरलाइज्ड एनामेल, डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी और बच्चों में